नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 नवंबर की शिफ्ट 1, जो कि हमारा 28 नंबर का सेट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं, देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। अब इस सवाल को देखो भाई, पहला सवाल है, खतरनाक सवाल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम मान लें कि 61 बराबर में ए, तो ए की क्यूब माइनस का बी की क्यूब हो गया। नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर लिखा है, क्योंकि ये क्या लिखा था, 61 इंटू में 1 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यानी कि अगर हम फार्मूला खोलते ए माइनस का बी, तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाता, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, यानी कि कुल मिलाकर ए माइनस का बी आ जाता, यानी कि 6.1 माइनस का 1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 5.1 आ गया। ये हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो 61 था, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या लिखा था, थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है। अगला सवाल, नमिता ने 9,000 जमा किए, जो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर इतने हो गए। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। देखो, साधारण ब्याज की बात हो रही है और कुछ नहीं, इसमें स्पेशल बोल रहा है वो, यानी कि 9,000 का हम 3 वर्ष के लिए 2% अधिक मिल रहा था। हम और देख ले रहे इस पे कितना मिलना था, 3 दूनी 6, 9 छक्का 54, 540 रुपया और मिलता है, 540 इसमें जोड़ना था, यानी कि 10,740 आंसर खत्म। अगला सवाल, पी और क्यू अलग अलग किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक अकेले कार्य करता है, फिर क्यू उसके साथ लग जाता है और वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। जिसके बाद पी कार्य छोड़ देता है, उस समय कार्य का कितना भाग बचा हुआ था। अब देखो, पी और क्यू यानी कि ये 30, ये 45, दोनों से एलसीएम 90, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इनकी 2 हो गई। अब पी कार्य आरंभ करता है, 5 दिनों तक अकेले करता है, यानी कि 5 दिनों तक अकेले किया तो उसने कितना काम किया, 15। किसने किया, पी ने। फिर क्यू उसके साथ लग जाता है, यानी कि फिर पी प्लस क्यू करता है, 6 दिनों तक वो एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 5 की इफिशियंसी से 6 दिन काम किया तो 30 कर लिया, यानी कि टोटल काम कितना कर लिया, 45। यानी कि 90 से 45 काम कर लिया तो बचा कितना, 90 माइनस 45, टोटल काम कितना था, 90 हो गया, यानी कि 45/90 काम रिमेनिंग हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5। इतना काम शेष बचा हुआ था, यानी कि इतना भाग। अगला सवाल, मुखिया के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। कुल मतों में से 6% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, भाई सिंपल है, 30,000, यानी कि 30 के कह रहा था, कुल मतों में से 6% मतों को अवैध कर दिया, यानी कि कुल मत कितने थे, 30 के थे, यानी कि बचे कितने, 94% बचे। वैध मतों का 55% उम्मीदवार को मिले, इस तरीके से लिख लिया हमने। तो यहाँ पर अगर देखो, 55 को 11 गुणे में 5 लिख लो, क्योंकि तो सबसे पहले 5 या 15, 15 चौकू 60 हो गया, यहाँ से लगा 6, 15 ने में 135 और 6 141 हो गया, गुणे में 11 कर दो, यानी कि 11 एकम 11 हो गया, और 4 1 5, 4 1 5, 1 15 51 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। बाकी किसी भी चीज से, यानी कि 0 0 से कोई पंचायत नहीं, जब तक ऑप्शन आ जाए। ऑप्शन अगर लिख देता 15 51, 15 51 0, 15 51 00, तब हम उस पर वैल्यू यानी कि उसको इज्जत देंगे। अगला सवाल, 66 सेंटीमीटर क्यूब चांदी 2 मिलीमीटर व्यास वाले तार में ढाली जाती है, तो तार की लंबाई मीटर में होगी। तो देखो, ये जो वॉल्यूम है तार के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि 66 बराबर में तार कैसा होता है, बेलनाकार, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, यानी कि 22/7। आर कितनी हो जाएगी, 1 गुणे में 1, क्योंकि ये व्यास था, यानी कि रेडियस अगर लिखेंगे तो 2/2, यानी कि 1 हो गई, और इंटू में एच हो गया, तो 22 तियाँ 66 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, और ये एच आ गया। अब आप सोच रहे हो कि इसमें चेंज नहीं किया कुछ भी। आप एक चीज समझो, अगर मान लो हम चेंज करते भी तो क्या होता, या तो 100 का गुणा होता, या 10 का भाग होता, या 1,000 का गुणा होता, या 1,000 का भाग होता, यही तो होता, यानी कि पॉइंट इधर उधर होता, लेकिन जो भी वैल्यू आई है ना वो कहीं नहीं जाती, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखो, सेंटीमीटर से हमें मीटर पे जाना है, तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, भाई 100 से भाग करेंगे तभी तो मीटर में बन के आ पाएगा। यानी कि अगर हम 66 का लिखते तो वो क्या था, क्यूब था, यानी कि यहाँ पर 100 गुणे में 100 गुणे में ये 100 हो जाता, बराबर में 22/7। अब यहाँ पर एमएम था, एमएम से अगर हम मीटर में जाते हैं तो 1/1000 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1/1000 गुणे में 1/1000,
इनटू में एच हो जाता, तो ये तीन तीन चीज 6, ये कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए डायरेक्ट आ गया। वैसे भी आपको जब तक ऑप्शन इस तरीके से ना दे दे 2.1, 21 और 210, तब हम उस पर इतना काम करेंगे, बाकी जो कोई नीड नहीं। अगला सवाल कह रहा है अनुक्रम 1, 3, 6 और 10 के छठे और सातवें पदों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 1, 3, 6, 10 और ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा हो जाएगा और ये सातवां। इसमें यहाँ पर देखेंगे 2 हो गया, 6 से 3 गया तो 3 हो गया, 6 से 10 गया तो 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 15 और इसमें 6 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये 4 तो 6 और इसमें जोड़ देंगे 7 और ये 28 हो गया। तो छठवां पद अगर हम देखेंगे तो 21 हो गया, ये 28 हो गया, तो 7 तियां 21, 7 चौक 28, ये आंसर। अगला सवाल 6 पदों का औसत 30 है, पहला पद शेष पदों के योग का दोगुना है, पहला पद ज्ञात करें। देखो कह रहा था पहला पद यानी कि फर्स्ट पद शेष पदों का, अब शेष हमें पता है कि 5 पद हमारे पास बचे हैं, उनके योग का दोगुना है। तो इनका अगर अगर योग हम y मान लें तो इनके योग का 2 गुना है यानी कि 2y हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y प्लस का y बराबर में कितना हो गया, 30 गुणे में 6 हो गया। तो 3y बराबर में 30 गुणे में 6 यानी कि y बराबर में हो गया हमारे पास 60। तो हमसे पहला पद पूछा गया था यानी कि 2y का मान, तो 2 गुणे में 60 हो जाता है यानी कि 120 आंसर। अगला सवाल एक किताब 20%, 30%, 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, प्रतिशतता में छूट शुद्ध छूट ज्ञात करनी है। अब देखो 3 नंबर लिखे हैं, अगर 2 से अगर फार्मूला करना चाहते हो ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100, तो यहाँ से 2 2 करके लगाएंगे तब भी आ जाएगा। अगर आप सक्सेसिव मेथड से करना चाहते हो उससे भी आ जाएगा। जैसे 20% का मतलब हो गया 1/5, 30 का मतलब हो गया 3/10, 10% का मतलब 1/10। तो 5 से 1 की छूट दी तो 4, 10 से 3 की दी तो 7 हो गया, 10 से 1 की दी तो 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 55 25 यानी कि 250 हो गया। यहाँ पर 9 सत्ते 63 हो गया, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। तो यहाँ पर 55 25 250 कितने की छूट दी गई, तो 10 से 6 गया तो 4 हो गया, और 10 से 4 से 2 गया तो 2 हो गया, 2 से 1 गया 1, बटे में किस पर हुई 250 पर, गुणे में कर देंगे 100। तो 25 चौकू 100, 4 चौकू 16, 12 चौक 48 से 49 यानी कि 49.6%। अब अगर फार्मूला यूज करते तब क्या करते, 20, 30 और 10 इन दोनों में लगाया तो 30 20 50, माइनस का 6 करते तो 44, फिर 44 और 10 के साथ लगाते, 44 और 10 54, माइनस का हो जाता 4.4 यानी कि 54 से पूरा अगर हम 5 घटा देते तो 49.6%। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, कैलकुलेशन इसमें तेज करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा दिमाग का यूज होगा, बात खत्म। अगला सवाल अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है, तो रमेश की आय अनिल की आय से कितना परसेंट कम है। तो 18 बटे में 118 गुणे में कर देंगे 100, 2 ने में 18, 2 पंजे 10, 2 ने में 18, तो 59 से डायरेक्ट 900 में भाग करेंगे तो ऑप्शन का सारा एक बार जाएगा तो 59 हो गया, 10 से 9 गया 1, 8 से 5 गया 3, उतारा लिया 0 का, दूसरे में सबसे बड़ा 8 लिखा तो 8 पन्ना 40, 31 से बड़ा हो गया, फिर 55 25 ये हो सकता है तो 5 का गुणा, 5 ने 45, 5 25 और 4 29 हो गया, छोटा आ गया, आंसर लगा। ठीक है, हुआ क्या है देखो, अनिल और रमेश, रमेश से क्या था 18% अधिक था, फिर कह रहा रमेश की आय अनिल की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितनी कम थी 18 कम थी, बटे में 118 गुणे में 100। तो ये डायरेक्ट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए भाई बैकग्राउंड में क्या हो रहा है बस। अगला सवाल उस तरबूज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 9, 40, 41 है, ये ट्रिपलेट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो आपको मुझवानी याद होने चाहिए एकदम से। तो 9 दूनी 18, 180 नहीं याद है तो इनको नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ जो भी ट्रिपलेट मिलते जाए उनको ऐड ऑन कर लीजिए, जो एक साथ कहीं मिले उनको एक जगह लिख के रखिए। अगला सवाल किसी डीलर द्वारा एक वस्तु को 500 में बेचने पर उसे इतने का लाभ होता है, वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, उसके लिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो 25% का मतलब हो गया 1/4 यानी कि 4 की चीज 5 में बेचता है, 10% हानि का मतलब 1/10 यानी कि 10 की चीज 9 में बेचता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो +1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर -1 का लॉस हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में एक चीज देखो, ना हमें प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा है, ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो सिंपल सी बात है, 5 बराबर में 500, ये कॉस्ट प्राइस था ये सेलिंग प्राइस था, तो दूसरी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 10 बराबर निकालना था, यानी कि आंसर आ गया कितना 1000। अगला सवाल एक साहूकार 4% वार्षिक दर पर पैसा उधार लेता है और वर्ष के
अंत में ब्याज का भुगतान करता है, वह इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, और जहां ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त होता है। इस तरह से वर्ष में इतने का लाभ होता है उसके द्वारा उधार ली गई राशि। देखो पहली कंडीशन में क्या था, टाइम हमारा 1 वर्ष, ठीक है, रेट हमारी 4% और प्रिंसिपल हमारा 100, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलता, हमको 4 मिलता। दूसरी कंडीशन में टाइम हमारा 1 वर्ष था, लेकिन 6-6 महीने का अगर हम करते तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 वर्ष बन जाते, यानी कि 2 स्लैब बन गई। रेट हमारे पास 8% थी, तो आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4%, और प्रिंसिपल हमारे पास 100। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो A+B अपॉन में 100, यानी कि 4 प्लस का 4 प्लस में 4 चौको 16/100, यानी कि 8.16 हो जाता। बात समझ गए ना। तो यहाँ से देखो हमें कितना फायदा हुआ, 8 से 4 गया तो 4.16, यानी कि 4.16 का मान है 166.4। हमें चाहिए क्या था, उधार ली गई राशि, यानी कि 100 का मान चाहिए था। बस अब इसको कैलकुलेशन करनी थी, यानी कि पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट 1 जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, 3 जीरो तो आने ही आने, एक ही ऑप्शन था। अब 6 में किसका गुणा करें कि हमको 4 मिल जाए, तो 4 का देखो यहाँ पर दिख रहा था, गुणा कर लेते, 4 छंग 24, 4 एकम 4 2 6, 4 चौको 16, पूरा पूरा 4 बार चला गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 4000। ठीक है, अगला सवाल। माना कि n 3 अंकों का एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि n का इकाई अंक अभाज्य है और an के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी। देखो n हमारी 3 अंकों की एक संख्या थी, बहुत बढ़िया बात है, 3 अंकों की ये संख्या, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पर इकाई अंक इसका अभाज्य था, यानी कि 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि 11 रख दोगे, वो डबल डिजिट हो जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अब इनका जो गुणनफल है ना वो भी अभाज्य है, यानी कि यहाँ पर 1 और 1 रख देंगे तो बनेगा, यहाँ पर भी 1 और 1 रख देंगे तब बनेगा, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर भी 1 1, यानी कि कितने संभावित मान हुए, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, सबका हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो ये हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी, हमारे पास 4 बनी। ठीक है, अगला सवाल। 57 और 99 दोनों को सम्मिलित करते हुए के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले एक नंबर याद कर लो, 44, 22, 322, 321, ये याद होना चाहिए। ये देखो 10 तक हो गए, ये 20 तक हो गए, ये 30 तक हो गए, ये 40 तक हो गए, ये 50 तक हो गए। अब 50 से ऊपर यहाँ पर हमें जाना है, यानी कि ये हमें पता लग गया, ये 51 से हमारे 60 तक है, ये 60 से 61 से 70 तक है, ये हमारे 71 से 80 तक है, ये 81 से 90 तक है, और ये हमारे 91 से 100 तक है। ठीक है, अब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 53 हो गया, फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे और 57 को इंक्लूड करके बोल रहा है, तो 57 तो हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 7 5 12 3 का डिविजिबल है, तो उसको तो हम यहाँ से छोड़ देते, तो हमारे पास आता है 59। ये तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें 57 के बाद से स्टार्ट करना है। फिर हम इसमें आते हैं, एक तो 61 मिलेगा और 63 तो हो नहीं सकता, 67 हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इसमें, यानी कि 71 से हो जाएगा और 73 भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक नंबर और बचा 79, ये भी हो जाएगा। अब 81 वाली लाइन में 2 नंबर हमको मिलेंगे, तो एक तो 83 हो गया और 8 7 15, ये भी नहीं होगा, और 89 हो जाएगा। यहाँ पर कर देंगे तो 93 हो जाएगा, 9 3 12, ये तो कट जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, इतने हमको नंबर मिल गए। अब ये नंबर तो आसानी से निकालिए, वरना क्या, देखो ये अगर हमको नहीं याद होगा ना तो ये कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं कोई छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा छूट गया हो कि बाद में कैलकुलेशन गलत हो जाए। कि अगर ये नंबर याद होगा 44 22 322 321, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जो बस में ही नहीं होगा कुछ, उसकी बात ही अलग है, जो जितना जहाँ तक कर सकते उतना तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर 9 1 10 10 7 17 17 और 5 17 और 1 है ना, 17 1 18 3 21 21 और 9 30 33 33 में 9 जोड़ देंगे 42 42 और 7, यानी कि 49। 5 4 9 9 6 15 6 21 और 7 28 35 और 42, 35 और 7 42 42 और 8 50 58 58 में 9 जोड़ देंगे तो 67 हो गया। बटे में नंबर कितने हैं, 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 सत्ते 63 हो गया, यानी कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, 4 9 15 45, यानी कि 75.4 आंसर। अगला सवाल। एक समान चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंबे को 3 सेकंड में
और 700 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी होगी? देखो 3 सेकंड में ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी और 10 सेकंड में ट्रेन खुद की लंबाई और 700 मीटर लंबे पुल को, यानी कि डिफरेंस कर देंगे तो 10 से 3 गया, कितना बचा 7। तो 7 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस पार करेगी? 700 पार करेगी। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया? टाइम हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। यानी कि अगर हम स्पीड निकालेंगे तो 700 बटे में 7 कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 700 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सवाल था। चलिए फिर ये 28 के शिफ्ट 1 के ये 15 क्वेश्चन थे आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे तो आप लोग उनको नोट करते चलिए, वरना बाद में आपको बेस्ट क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।